सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। एंड आज के सेशंस में बेटा आज हम केस स्टडी बेस्ड कुछ क्वेश्चन जो है चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के करने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, डिस्कस करेंगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। इससे पहले दो पार्ट इसके ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं चैनल पे, तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन एक बार आप चेक करिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जिसमें हमने एमसीक्यूज डिस्कस करे थे। करीब 55 एमसीक्यूज जो हमने दो पार्ट्स में हमने डिस्कस करे हैं। आज करीब आपके 6-7 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो उनको इस सेशंस के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना, कहीं पे भी वीडियो को स्किप मत करना और ना ही वीडियो को कहीं कट करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। देखो यहाँ पे ये बेस्ड है बेटा आपका फैराडेज लॉ पे। किस पे? फैराडेज लॉ पे ये जो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस है। देखो, अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ, व्हेनेवर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिंक विद अ सर्किट चेंज एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट। क्या कह रहे हैं? सिंपल यहां पे कह रहे कि जब एक मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करता है किसी सर्किट से और उस मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है, तो वो एक ईएमएफ इंड्यूस करता है सर्किट में। क्या इंड्यूस करता है? EMF इंड्यूस करता है। एंड इंड्यूस्ड करंट इज डिटरमाइंड बाय द रेट एट विच द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज। और कह रहे कि जो इंड्यूस्ड करंट है, इंड्यूस्ड करंट को हम डिटरमाइन मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं। वो इस पे डिपेंड करेगा कि आपका मैग्नेटिक फ्लक्स कितना चेंज होगा। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, EMF E इज इक्वल टू माइनस d∅/dt। तो किस पे डिपेंड करता है? ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करता है कि किस रेट से आपका फ्लक्स चेंज हो रहा है, किस रेट से आपका फ्लक्स चेंज हो रहा है। मैथमेटिकली द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट। तो करके मैथमेटिकली जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल होगा, जो कि हमने यहां पे लिखा है E इज इक्वल टू माइनस d∅/dt। और इसका मैग्नीट्यूड अगर हम लेंगे, E का मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका d∅/dt। d∅/dt नेगेटिव साइन बस इंडिकेट कर रहा है कि ईएमएफ उस रीजन को अपोज कर रहा है जिसके कारण वो खुद जो है इंड्यूस्ड हुआ है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज के कारण ईएमएफ इंड्यूस हुआ, तो ईएमएफ जो है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को ही क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। वो नेगेटिव साइन यहां पे इंडिकेट कर रहा है। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज के प्रोपोर्शनल है। ये इसका एक डायग्राम दे रखा है कि यह कॉइल है, कॉइल को हमने गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर रखा है और इस मैग्नेट को यहाँ पे क्या करते हैं? मूव करते हैं। जब मैग्नेट को मूव करेंगे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, तो इस कॉइल से जो फ्लक्स लिंक करेगा वो आपका चेंज होगा। तो ये फैराडेज लॉ है। इस पे बेस्ड देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ द फैराडेज लॉ करंट इन द कॉइल इज लार्जर। कह रहे फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग कॉइल में करंट लार्जर होगा किस कंडीशन में? व्हेन द मैग्नेट इज पुश्ड टुवर्ड द कॉइल फास्टर। जब मैग्नेट को पुश करेंगे कॉइल में बड़े ही तेजी से, तब ज्यादा करंट इंड्यूस्ड होगा। या व्हेन द मैग्नेट इज पुल्ड अवे फ्रॉम द कॉइल फास्टर, या जब हम मैग्नेट को उस कॉइल से दूर ले जाएंगे बहुत ही तेजी से खींचते हुए, तो उस केस में ज्यादा करंट इंड्यूस्ड होगा। ठीक है। एंड सेकंड थिंग यहां पे दे रखा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। एंड नेक्स्ट डी ऑप्शन दे रखा नाइदर ए नॉर बी। तो इसका आंसर होगा सिंपली कि अगर मैग्नेट का जो मूवमेंट है उस मैग्नेट के मूवमेंट को इंक्रीज करेंगे, मतलब उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे, तो वो ज्यादा करंट इंड्यूस करेगा। चाहे तो आप उसको पुश करो या उससे अवे ले जाओ, फास्टर करोगे तो करंट ज्यादा इंड्यूस्ड होगा। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। अच्छा, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें? द फ्लक्स लिंक्ड विद अ सर्किट इज गिवन बाय phi is equal to t³ plus 3t minus 7. The graph between the time and the induced EMF will be. ओके, ठीक है क्वेश्चन। हाँ देखो, phi is equal to आपका गिवन है t² t³ है, सॉरी t³ है, t³ माइनस आपका 3t और माइनस का 7। कितना है? t³ माइनस का 3t माइनस का 7। इसको डिफरेंशिएट करते हैं। देखो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी t, विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देना। तो d∅/dt
इज इक्वल टू, देखो डी अपॉन डी टी, तो आपका टी क्यूब माइनस 3t और माइनस का 7। देखो टी क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होगा बेटा, टी क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर, कितना जाएगा 3t स्क्वायर, ठीक है। माइनस 3 इंटू टी का डिफरेंशिएशन आपका 1 हो जाएगा और 7 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका 0, तो आपका 3t स्क्वायर माइनस का 3, 3t स्क्वायर माइनस का 3। किसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ बिटवीन टाइम एक्स एक्सिस में और इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज माइनस डी फाई ओवर डी टी, तो ईएमएफ ई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3t स्क्वायर माइनस का 3। तो अगर आप इसको ऑब्जर्व करो, इसको x के टर्म्स में अगर इक्वेशंस लिखेंगे ना, तो यहां पे x और y के टर्म्स में इसको y से रिप्रेजेंट कर दो और इसको आप x से रिप्रेजेंट कर दो t को, तो इक्वेशन जो आपका बनेगा, देखो क्या बनेगा, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस का 3, 3x स्क्वायर माइनस का 3। कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा तो कैसा बनेगा, पैराबोला बनेगा। क्या बनेगा बेटा, पैराबोला बनेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें से क्या फॉर्म करता है, पैराबोला फॉर्म करता है। तो यहां पे देखो ऑप्शंस, स्ट्रेट लाइन तो हो नहीं सकता है, ठीक ना, पैराबोला नॉट थ्रू द ओरिजिन, एक ही ऑप्शन दे रखा है पैराबोला का, तो पैराबोला होगा 3, ओरिजिन से पास नहीं होगा, वो 3 से पास होगा। कहां से पास होगा, 3 से पास होगा। इस तरीके का आपका एक पैराबोला बनेगा। अगर x 0 रख देंगे यहाँ पे, x अगर 0 होगा तो y माइनस 3 हो जाएगा, तो पैराबोला आपका इस तरीके से बनेगा, इस तरीके का एक पैराबोला बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा, सिंपल पैराबोला बनेगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगर हाँ एक लीनियर इक्वेशन बनता तो उस केस में स्ट्रेट लाइन बनता, लीनियर इक्वेशन देन उस केस में स्ट्रेट लाइन बनता। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखो 53, वायर लूप इज रोटेट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, द फ्रीक्वेंसी of change of direction the induced EMF is, क्या कह रहा है, wire loop is rotated in a magnetic field, यहां पे वर्ड आएगा magnetic field, the frequency of change the direction of induced EMF is first once per revolution। कह रहे कि जब हम क्या करेंगे, एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे एक कॉइल है यहां पे, इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में क्या करते हैं, यहां पे रिवॉल्व करेंगे, तो कह रहे कि एक रेवोल्यूशंस में इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन कितने बार चेंज होगा। जब एक रोटेशन कंप्लीट होगा तो एक रोटेशन कंप्लीट करने पे इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो डायरेक्शन है वो कितनी बार चेंज होगा। तो एज यू नो, वन सर्कल के लिए जब ईएमएफ का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इस तरीके का ग्राफ होता है, तो कितनी बार चेंज होगा, 2 बार चेंज होगा, ठीक है। तो वंस पर रेवोल्यूशन, ट्वाइस पर रेवोल्यूशन, 4 टाइम्स पर रेवोल्यूशंस एंड 6 टाइम्स पर रेवोल्यूशंस। तो इसका आंसर होगा वंस पर रेवोल्यूशंस, एक बार चेंज होगा। देखो ये यहां पे एक रेवोल्यूशन पॉजिटिव डायरेक्शन में, फिर नेगेटिव डायरेक्शन, तो एक ही बार तो चेंज हुआ। तो वन सर्कल में वन रोटेशन जब उसका कंप्लीट करेंगे तो वन रोटेशन में जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा वो कितना करेगा, वो 1 करेगा। तो वंस पर रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में एक बार चेंज होगा डायरेक्शन, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। आ जाओ 54 नंबर क्वेश्चन क्या करें, द इंस्टेंटेनियस मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल इज गिवन बाय phi इज इक्वल टू 5t क्यूब माइनस का 100t प्लस 300 वेबर, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल एट टाइम 2 सेकेंड। तो जो हमारे पास फ्लक्स का इक्वेशन दे रखा है phi, दैट इज 5t क्यूब माइनस का 100t और प्लस का 300 वेवर्स दे रखा है। इसको डिफरेंशिएट कर दो, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, तो डी फाई ओवर डी टी, और डी फाई ओवर डी टी आपका क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा, सॉरी ईएमएफ हो जाएगा E। तो E इज इक्वल टू, देखो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आपका जाएगा माइनस में ले लेना, हाँ माइनस होगा, ये माइनस 15t स्क्वायर, देखो t क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर जो 3 की 5 से मल्टीप्लाई करो तो 15t स्क्वायर, थोड़ा शॉर्ट में कर देता हूं, माइनस का 100, माइनस का कितना जाएगा 100, t का 1 हो जाएगा और 300 का हो जाएगा 0, तो यहां पे 100 इंटू 1 आपका 100 बचेगा, ठीक है। किस पे, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे पूछा भाई, 2 सेकेंड पे 2 सब्स्टिट्यूट कर देना, तो माइनस 15 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस का 100, माइनस का 100, तो माइनस, तो यह 15 4 जा 60 होगा, तो 60 माइनस का 100, तो यह जो माइनस का 40 माइनस माइनस प्लस, तो 40 वोल्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 40 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, 40 वोल्ट हो जाएगा, 40 वोल्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। अच्छा आ जाओ, द कॉपर डिस्क ऑफ रेडियस 0.1 मीटर इज रोटेट अबाउट इट्स सेंटर विद
20 revolutions per minute in uniform magnetic field of 0.1 टेस्ला। तो 0.1 टेस्ला के मैग्नेटिक फील्ड में जो कॉइल है उसको रोटेट कराया जा रहा है, ठीक है, विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड, और उसका जो प्लेन है वो क्या होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। द ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द रेडियस ऑफ द कॉइल, कह रहे कि उस रेडियस के अलोंग जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा उस कॉइल के अंदर, आपको इसका आंसर करना है। नाउ वी हैव गिवन द रेडियस, आर गिवन है, आर इज इक्वल टू 0.1 मीटर, है कि नहीं है। अच्छा, इज रोटेट अबाउट इट्स सेंटर विथ ओमेगा इज इक्वल टू दे रखा आपका 20 रेवोल्यूशन पर सेकेंड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा 0.1 टेस्ला, सॉरी बी, मैग्नेटिक फील्ड B is equal to 0.1 टेस्ला विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, कह रहे कि इसका जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो कितना ईएमएफ ये इंड्यूस करेगा ये आपको आंसर करना है, कितना ईएमएफ इंड्यूस करेगा ये आपको आंसर करना है। तो ईएमएफ E इज इक्वल टू क्या जाएगा, ईएमएफ E इज इक्वल टू क्या होता है, देखो जब कॉइल को रोटेट करते हैं, जब कॉइल रोटेट करता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है बेटा वो होता है NBA ओमेगा, NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी होता है, ठीक ना। बट जब मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड की हम बात करें, परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे होगा, तो उस केस में ओमेगा E इज इक्वल टू जो आपका NBA, नंबर ऑफ कॉइल्स नहीं दे रखा आपका, तो नंबर ऑफ कॉइल्स तो आपको ले लोगे 1 इंटू बी आपका देगा 0.1 इंटू ए पाई आर स्क्वायर, आर आपका देगा 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर इंटू देखो ओमेगा, ओमेगा आपका देगा कितना 20, तो इंटू कितना जाएगा 20 हो जाएगा। तो अब इसकी मल्टीप्लाई करो, देखो ये आएगा 0.1 इंटू पाई, देखो 0.1 का स्क्वायर तो 0.01 इंटू 20, तो ये तो जाएगा 1 2 3 10 टू द पावर माइनस का 3, तो ये आपका जाएगा 20 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3। तो इसको आप क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 20 पाई मिली वोल्ट, क्या लिखोगे 20 पाई मिली वोल्ट हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, 20 पाई मिली वोल्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, यहां पे आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना था, ईएमएफ E इज इक्वल टू NBA ओमेगा। तो इससे फॉर्मूला याद होने चाहिए, बट फिजिक्स के जितने भी फॉर्मूले हैं, चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले हैं, सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सुंदर सा और प्यारा सा क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाओ। नेक्स्ट यहां पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, इंड्यूस्ड करंट पे बेस्ड है। किस पे, इंड्यूस्ड करंट पे बेस्ड आपका क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, द स्टडी करंट इन अ कॉइल C2 एज शोन बिलो प्रोड्यूस अ स्टडी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। एज कॉइल C2 इज मूव टूवर्ड्स द कॉइल C1 द गैल्वेनोमीटर शोज अ डिफ्लेक्शन, दिस इंडिकेट दैट द इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड इन कॉइल C1। देखो ये वाला डायग्राम है शायद, मुझे लग रहा है, रुक जाओ, ये नेक्स्ट पेज में कैसे जाएगा, कॉपी का ऑप्शन है क्या, जस्ट अ मिनट, नहीं डिलीट है, क्लोन है, इनफ्रंट है, एक्सपोर्ट है, क्रॉप है, नहीं, चलो यहीं से देखो आप, इस रुक जाओ 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, इसको इरेज कर दूं मैं। ये आपका डायग्राम दे रखा है इस नेक्स्ट क्वेश्चन का, हाँ यहाँ पे पेस्ट हो गया डायग्राम, कोई नहीं। देखो क्वेश्चन में आ जाओ, तो दो कॉइल है आपका C1 एंड C2 कॉइल है, एक C2 कॉइल है, ये C1 कॉइल होगा और ये C2 कॉइल होगा, ठीक ना। इज मूव टुवर्ड द कॉइल C1, द गैल्वेनोमीटर शोज अ डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, दिस इंडिकेट दैट इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड इन कॉइल C1, और ये इंडिकेट कर रहा है, गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है वो इंडिकेट कर रहा है कि C1 कॉइल के अंदर आपका करंट इंड्यूस्ड होगा व्हेन C2 इज मूव्ड अवे, जब C2 को दूर ले जाते हैं, द गैल्वेनोमीटर शोज द डिफ्लेक्शन अगेन। तो कह रहे हैं जब C2 को मूव करेंगे तो गैल्वेनोमीटर दोबारा से डिफ्लेक्शन शो करेगा, बट
दिस टाइम इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। दिस डिफ्लेक्शन इज बेस्ड अपॉन द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। करेंगे ये जो डिफ्लेक्शन है ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ही बेस्ड है, मतलब फैराडेज लॉ पे ही बेस्ड है ये, ठीक है। तो यहां पे ये आपका डायग्राम दे रखा है, इसमें ये कह रहे कि एक कॉइल है, ये C2 कॉइल है, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जब इसको एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहां पे ये क्रिएट करेगा। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपको यहां पे दिख रहा है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इसने क्रिएट किया है। अब ये जो कॉइल C1 है, इस कॉइल C1 को मूव करते हैं, कॉइल C1 को इसकी तरफ मूव करते हैं तो एक करंट फ्लो होता है इस तरीके से। जब इसको इससे अवे ले जाएंगे, दूर ले जाएंगे, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। फिर करंट इस तरीके से फ्लो होगा, इस तरीके से फ्लो होगा, ठीक। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है कि जब हम कॉइल को, इस कॉइल को यहां पे मूव करते हैं, ये C1 कॉइल को यहां पे जब हम मूव करते हैं, चाहे आप इस कॉइल C2 के पास में ले आओ या इससे दूर ले जाओ, दोनों के केस में कॉइल C1 के अंदर जो है करंट इंड्यूस्ड होता है, बट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। इसका मतलब यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। अब देखो यहां पे द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि जब कॉइल को मूवमेंट दे रहे हैं ना, उसके मूवमेंट से कॉइल से जो फ्लक्स लिंक कर रहा है वो फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो कह रहे हैं द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या क्रिएट करता है, डिक्रीज द रेडियस ऑफ कॉइल C1 टू हाफ द इनिशियल रेडियस। कह रहे कि जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करेंगे तो उसका रेडियस हाफ कर देगा, तो ये तो गलत है, सरासर झूठ बोल रहा है ये। अच्छा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल C1, यस ये तो सही कह रहा है कि कॉइल C1 में ईएमएफ इंड्यूस करेगा और इसी ईएमएफ की वजह से उसके अंदर एक करंट भी इंड्यूस्ड होगा, यस दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट करें, इंक्रीज द रेडियस ऑफ कॉइल C1 टू डबल इट्स इनिशियल, नहीं, नन ऑफ दिस, ये भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है ना, क्योंकि जब फ्लक्स चेंज होगा तो आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। क्या इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, यस। देखो क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं ये आपको बताना है। देखो भाई कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो सबसे पहले यहां पे देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है द स्टडी करंट, स्टडी का मतलब ये होता है डीसी करंट, है ना, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, कांस्टेंट होता है, डायरेक्शन सेम रहता है। इन कॉइल C2 प्रोड्यूस अ स्टडी मैग्नेटिक फील्ड, यस। अगर देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू I, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू I, तो इट मींस अगर I कांस्टेंट है तो B भी आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसका मतलब स्टेटमेंट करेक्ट है, स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है इफ कॉइल C2 इज मूव टुवर्ड्स द कॉइल C1 द गैल्वेनोमीटर शोज अ डिफ्लेक्शन। करके जब C2 कॉइल को हम मूव करते हैं किसकी तरफ, C1 की तरफ, तो गैल्वेनोमीटर जो है एक डिफ्लेक्शन शो करेगा, यस बिल्कुल डिफ्लेक्शन शो करेगा, क्योंकि जब कॉइल C2 को मूव करेंगे फ्लक्स चेंज होगा, और जैसे फ्लक्स चेंज होगा तो C1 के अंदर जो है आपका एक EMF इंड्यूस्ड होगा। तो चाहे आप कॉइल C1 को मूव करो या C2 को मूव करो, दोनों में से किसी एक को मूव करोगे तो फ्लक्स चेंज होगा। तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। तो बोथ A एंड B, है ना, तो A और B मतलब फर्स्ट एंड सेकंड जो है दोनों स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है, तो बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, what will be the direction of deflection of galvanometer when C1 is moved away, C2 is moved away। कह रहे कि what will be the direction of deflection of galvanometer, कह रहे कि डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या होगा जब हम C2 कॉइल को क्या करेंगे, मूव करेंगे अवे, उसे दूर ले जाएंगे। भाई क्या ले जाएंगे, उसे दूर ले जाएंगे, यस ठीक है। तो कह रहे सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, नो डिफ्लेक्शन नाइदर A नॉर B। देखो सबसे पहले डायग्राम में आते हैं, यहां पे ये डायग्राम है, कह रहे कि इसको हम दूर ले जाएंगे, इसको दूर ले जाएंगे। जब इस कॉइल C2 को दूर ले जाएंगे, इसे बहुत दूर ले जाएंगे, तो एज यू नो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज होगा। जब वो रिड्यूस होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट इंड्यूस करेगा। क्या करेगा बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में करंट इंड्यूस्ड करेगा। तो चाहे आप लेट्स से कि अगर मान लो अगर इस कॉइल को हम इस कॉइल को इधर मूव करते हैं, C1 को इधर मूव करते हैं, C1 को इधर मूव करेंगे, ठीक है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो ये क्लॉकवाइज इस तरीके से
क्लॉकवाइज करंट पास फ्लो कराएगा। जब इसको दूर ले जाएंगे तो ये क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस करेगा इसमें, है ना। जब इसको दूर ले जाएंगे मतलब इसको पास ले जाएंगे तो क्लॉकवाइज, इसको दूर ले जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज करेगा। जब इसको दूर ले जाएंगे, इसको यहां पे नेक्स्ट फिक्स कर दिया हमने, इसको मूव नहीं करें, ये हमारा फिक्स्ड है, रेस्ट में है, स्टेशनरी है। हमने C2 को मूव करेंगे, C2 जब दूर ले जाएंगे तो इसको दूर ले जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज करंट पास होगा, मतलब इसमें इंड्यूस्ड होगा। और जब इस कॉइल को इधर मूव करेंगे तो इसमें क्लॉकवाइज करंट पास होगा। क्या होगा बेटा? क्लॉकवाइज, जब इसको पास में ले आएंगे। तो इसका मतलब जब इसको दूर ले जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज करंट पास होगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में पास होगा। क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका आंसर जो होगा आपका, देखो क्या था क्वेश्चन, हाँ, तो इसमें आंसर होगा अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अपोजिट डायरेक्शन। आ जाओ, देखो क्वेश्चन नंबर 59 क्या करें, फॉर ड्यूरेशन ऑफ डिफ्लेक्शन इन जी आई करंट फ्लो इन कॉइल C1 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करें कि जिस इंस्टेंट आपका गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो हो रहा है तो इसका मतलब है कि कॉइल जो C1 है उस कॉइल C1 के अंदर क्या इंड्यूस हुआ है? करंट इंड्यूस्ड हुआ है। तो कह रहे कि उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है? तो डिफ्लेक्शन लास्ट एज लॉन्ग एज C2 इज इन मोशन। ठीक, द डिफ्लेक्शन लास्ट टिल 1 मिनट आफ्टर ऑफ C2 स्टॉप, मतलब C2 जब स्टॉप हो जाएगा उसके 1 मिनट तक ये डिफ्लेक्शन आपको मिलेगा। अच्छा, डिफ्लेक्शन लास्ट टिल 1 आवर आफ्टर मोशन ऑफ C2 स्टॉप। कह रहे कि C2 को स्टॉप कर देंगे तो उसके 1 घंटे तक गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा और डिफ्लेक्शन लास्ट फॉर एवर। और कह रहे कि जो डिफ्लेक्शन है वो हमेशा रहेगा, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। कह रहे हमेशा रहेगा, चाहे कॉइल वहां पे हो ना हो, कुछ भी हो, डिफ्लेक्शन आएगा। तो एज यू नो कि डिफ्लेक्शन इंस्टेंटली होता है, डिफ्लेक्शन इंस्टेंटली होता है। जब कॉइल को मूव करोगे तभी डिफ्लेक्शन होगा, जब कॉइल का मूवमेंट बंद कर दोगे डिफ्लेक्शन बंद हो जाएगा। तो इट मींस ऑप्शन नंबर ए होगा, द डिफ्लेक्शन लास्ट्स एज लॉन्ग एज C2 इज इन मोशन। जब C2 आपका मोशन में होगा तभी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा, अदरवाइज कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो इसलिए करंट को इंड्यूस करने के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स को कंटिन्यूअसली आपको चेंज करना पड़ेगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के लिए कंटिन्यूअसली कॉइल को आपको मूव करना पड़ेगा इस कंडीशन में। ठीक है, अच्छा आ जाओ क्वेश्चन नंबर 60 में। क्या कह रहे भाई? कह रहे कि व्हेन द कॉइल C2 इज हेल्ड फिक्स्ड एंड C1 इज मूव्ड देन। कह रहे कि अगर हम C2 को फिक्स कर दे और C1 को हम क्या करें? मूव करें। C2 को फिक्स करके हमने C1 को मूव करना तो भी करंट इंड्यूस्ड होगा, तो भी करंट इंड्यूस्ड होगा। अभी मैंने आपको इससे पहले एक्सप्लेनेशन दिया था कि C1 को मूव करेंगे टुवर्ड्स या अवे तो भी करंट इंड्यूस होगा, C1 या C2 दोनों में से किसी को भी मूव करो फ्लक्स आपका चेंज होगा। तो इसका मतलब यहां पे देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? सेम इफेक्ट आर ऑब्जर्व, करंट इज इंड्यूस्ड इन कॉइल C1। नेक्स्ट कह रहे हैं नो करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल C1। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू C1 डज नॉट चेंज एंड करंट इन कॉइल C2 इंक्रीज ड्रास्टिकली। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। सेम इफेक्ट ऑब्जर्व्ड होगा, सेम तरीके के इफेक्ट शो करेगा, इसका मतलब कॉइल C1 में करंट इंड्यूस्ड होगा। क्लियर है? तो एज यू नो कॉइल C1 या कॉइल C2 दोनों में से किसी को भी अगर मूव करोगे बेटा, चाहे आप C1 को मूव करो टुवर्ड्स द कॉइल या अवे फ्रॉम द कॉइल या C2 को मूव करो, दोनों के केस में आपका करंट इंड्यूस्ड होगा, क्योंकि दोनों के केस में फ्लक्स चेंज होगा। अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसका मतलब आपका करंट इंड्यूस्ड होगा। अच्छा आ जाओ भाई, हाँ देखो क्या कह रहे हैं? डायरेक्शन आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 61 to 65 ऑन द फॉलोइंग केसेस। ये अलग वो आपका है नेक्स्ट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है जो कि एडी करंट पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है बेटा? एडी करंट पे बेस्ड है। देखो क्या करें, कॉइल इज बाउंड ओवर अ मेटेलिक कोर इज हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग एडी करंट इन द मेटेलिक कोर ऑफ ट्रांसफार्मर। कह रहे कि जो कॉइल हम बाइंड करते हैं किसी मेटेलिक कोर के ऊपर, जब एक कॉइल बाइंड करते हैं तो वो कॉइल हेल्पफुल होता है, वो हेल्प करता है एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए। यस,
ठीक है, मेटेलिक कोर ऑफ ट्रांसफार्मर, द इलेक्ट्रिक मोटर एंड इंडक्शन फर्नेस एंड अदर सच डिवाइस एज शोन एंड बिलो, ये दे रखा आपका। ठीक है, तो कह रहे कि जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के अंदर, इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर, इंडक्शन फर्नेस के अंदर एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं हम, एक कॉइल उसके अंदर जो मेटालिक फ्रेम होता है या मेटालिक जो कोर होता है उसके ऊपर क्या करते हैं, कॉइल को बाइंड कर देते हैं। इससे क्या होता है, उसके अंदर एडी करंट रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो एडी करंट आर अनडिजायरेबल सिंस दे हीट अप द कोर एंड डिसिपेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट। कह रहे कि एडी करंट जो है अनडिजायरेबल है क्योंकि वो क्या करता है, एनर्जी को, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अनवांटेड फॉर्म में वो हीट के फॉर्म में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, इसका मतलब हीट के फॉर्म में जब वो कन्वर्ट होता है तो वो लॉस होता है एनर्जी का, एनर्जी ड्रास्टिकली जो है वो लॉस हो जाता है हीट के फॉर्म में। तो दिस करंट आर मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग द लैमिनेटेड ऑफ मेटल टू मेक अ मेटल कोर। तो कह रहे कि अब मेटल कोर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक मोटा सा मेटल कोर ना बना के हम उसको लैमिनेटेड कर देते हैं। लैमिनेटेड करने का मतलब उसके छोटे छोटे स्लाइसेस बना देते हैं, उसको वर्निश करके उसको फिर अटैच करके एक मोटा सा एक थिक कोर हम बना लेते हैं। तो उसको क्या करा जाता है, थिन स्लाइस में डिवाइड किया जाता है, जिसको हम लैमिनेटेड बोलते हैं। तो जब आप ट्रांसफार्मर खोलेंगे ना, उसमें एक मोटा सा, इतना मोटा सा आपको एक कोर मिलेगा, बट जब उस कोर को आप खोलोगे तो उसमें से आपको पतले पतले स्लाइसेस के फॉर्म में प्लेट्स निकलेंगी, मेटालिक की प्लेट्स निकलेंगी, तो उसको हम लैमिनेटेड बोलते हैं। तो कह रहे हैं लैमिनेटेड मेटल कोर यूज किया जाता है। लैमिनेटेड मेटल कोर यूज करने से क्या होता है ना कि रेजिस्टेंस हाई हो जाता है, रेजिस्टेंस आपका लो हो जाता है। और जब रेजिस्टेंस हाई होता है, रेजिस्टेंस हाई होता है तो उस फॉर्म में जो आपका हीट ऑफ है, जो होना मतलब हीट जो प्रोड्यूस करता है वो लॉस हो जाता है उस केस में। ठीक है, चलो देखो, हाँ, अब एडी करंट इन अ मेटल कोर ऑफ ट्रांसफार्मर कैन बी मिनिमाइज्ड। करके मेटल कोर, जो ट्रांसफार्मर का मेटल कोर है उसमें एडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हैं, तो इसको मिनिमाइज करने के लिए बाय यूजिंग लैमिनेटेड मेटल यूज करते हैं। बाय यूजिंग सॉलिड मेटल कोर यूज करते हैं, नहीं। अभी हमने देखा, ये लास्ट पैराग्राफ यहां पे देखो दे रखा है कि दिस करंट आर मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग लैमिनेटेड मेटल टू मेक अ मेटल कोर। तो क्या यूज करते हैं, लैमिनेटेड मेटल यूज करते हैं। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर आपका यहां पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, लैमिनेटेड कोर यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यस, गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या कह रहे हैं, द प्लेन ऑफ द लैमिनेशन मस्ट बी अरेंज्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड शो दैट दे कीप ऑन स्लाइडिंग, ताकि वो स्लाइड हो सके, कीप ऑन रोटेटिंग, ताकि वो रोटेट हो सके, कट अक्रॉस द इंड्यूस्ड एडी करंट, मतलब जो इंड्यूस्ड एडी करंट है उसको क्या कर सके, कट कर सके। क्या कर सके बेटा, कट कर सके। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो है आपका सी करेक्ट होगा कि एडी करंट को कट करने के लिए हम क्या करते हैं, लैमिनेशंस यूज करते हैं। लैमिनेशन का मतलब समझ रहे हो, जब हम मेटल कोर यूज करते हैं ना, लैमिनेटेड कोर यूज करते हैं, उसके ऊपर एक वार्निश किया जाता है, एक हल्की सी पॉलीथीन की लेयर उसके ऊपर चढ़ाई जाती है, ताकि दो लैमिनेटेड कोर जो है आपस में क्या हो सके, जो है मतलब डिफरेंट या डिस्कनेक्ट हो सके एक दूसरे से, ताकि अलग अलग कोर में एडी करंट जनरेट हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। आ जाए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं 64, इंड्यूस्ड फर्नेस कैन बी यूटिलाइज्ड टू प्रिपेयर। देखो सॉरी, इंड्यूस करे इंडक्शन फर्नेस, आप घर में यूज करते हो इंडक्शन फर्नेस, देखा ही होगा, जो इंडक्शन यूज करते हो घर के अंदर या अपने घर में होगा, आपके घर में इंडक्शन, तो उस इंडक्शन को बनाने में, यूटिलाइज करने में क्या यूज करते हैं, क्या यूज किया जाता है, तो एलॉय बाय मेल्टिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स, है ना, उसके अंदर जितने भी फंडामेंटल मेटल्स होते हैं उनको मेल्ट करके एक एलॉय बनाया जाता है। मेटल बाय मिक्सिंग इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को मिक्सिंग करके एक मेटल बनाया जाता है, बोथ ए एंड बी एंड नाइदर ए और नॉर बी। तो एज यू नो कि जब एज आपको पता है इंडक्शन में जो बर्तन यूज करते हैं वो अलग कैटेगरी के बर्तन होते हैं, वो आपका ऑर्डिनरी जो स्टील्स वगैरह के बर्तन होते हैं उसमें हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं इंडक्शन के अंदर, उसके लिए अलग से बर्तन आते हैं, अलग से आपके
चीज़ें आती हैं, कढ़ाई अलग से आता है आपका, कुकर अलग मेटल का आता है। तो कह रहे वो जो मेटल है, बर्तन बनाने के लिए जो मेटल हम यूज़ करते हैं वो किसका यूज़ करते हैं, वो बेसिकली एलॉयज होते हैं। क्या होते हैं, वो एलॉयज होते हैं, एलॉय होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि एलॉय इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि एलॉय की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, रेजिस्टिविटी ज़्यादा होने के कारण उसका रेजिस्टेंस हाई होता है, और जब रेजिस्टेंस हाई होता है तो उस बर्तन में या उस मेटल में क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा हाई करंट हाई हीट जनरेट करता है, क्योंकि आपका हीट जो है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस हाई होगा तो उस केस में वो हाई हीट जनरेट कर पाएगा, बहुत ज़्यादा हीट वो जनरेट कर पाएगा और आपका बर्तन जो है वो जल्दी गर्म हो जाएगा। तो इसलिए एलॉय यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखो 65 नंबर क्वेश्चन कह रहे व्हेन अ हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट इज पास्ड through a coil which surrounds the metal to be melted, then क्या कह रहे हैं, कह रहे कि when a high frequency alternating current is passed through a coil, जैसे कॉइल है ना, इस कॉइल में हम क्या करते हैं, एक एसी करंट पास कर देते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई होती है, हाई फ्रीक्वेंसी के एक एसी करंट को यहां पे हम पास करते हैं। तो एज यू नो जब इसमें पास करेंगे तो यहां पे क्या जनरेट करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, ये इस तरीके से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट, यहां पे अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग करंट का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज होता है, तो यहां पे एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड ये जनरेट करेगा। ये जो कॉइल है, कॉइल क्या करेगा, एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा विच सराउंडेड द मेटल टू बी मेल्ट। और जब इसमें यहां पे कोई एक मेटल की पीस प्लेस कर देते हैं तो मेटल पीस जो है यहां पे इजीली क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। क्यों मेल्ट होता है, क्योंकि जब मेटल पीस यहां पे रखोगे तो उसमें एक एडी करंट जनरेट होगा, एडी करंट धीरे धीरे उसको हीटअप करेगा, हीटअप करते करते उसका जैसे टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा और उसी इंस्टेंट आपका मेटल जो है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, मेल्ट होने लगेगा, धीरे धीरे वो मेल्ट कर जाएगा। तो यहां पे कह रहे हैं द मेटल फ्रीजेस, नहीं बिल्कुल भी नहीं, कॉइल रोटेट विद फ्रीक्वेंसी W नहीं, द मेटल मेल्ट्स, ठीक ना, मेटल क्या हो जाएगा यहां पे, मेल्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, मेटल फ्रीज नहीं होगा। उस केस में क्या होगा, एक एडी करंट जनरेट होगा और एडी करंट जो है मेटल को क्या कर देगा, मेल्ट कर देगा। ठीक है, क्लियर है, यस। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आ जाओ देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, केस स्टडी बेस्ड आपका सेल्फ इंडक्शन पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, सेल्फ इंडक्शन। आपका एक डायग्राम दे रखा है, ये आपका एक इंडक्टर है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये एक सेल हो गया और इसमें एक इंक्रीजिंग करंट आई पास हो रहा है। ठीक है, देखो सेल्फ इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ विच द कॉइल अपोज एनी चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इन इटसेल्फ। कह रहे कि सेल्फ इंडक्शन की जो फिनोमेना है वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है मेटल की या कॉइल की, जब उस कॉइल में से हम करंट को चेंज करते हैं, करंट फ्लो करते हैं और करंट के मैग्नीट्यूड को या उसके डायरेक्शन को चेंज करते हैं, तो जो कॉइल है वो क्या करता है, वो उस चेंज इन करंट को, जो उसके अंदर से जो करंट पास हो रहा है उस चेंज इन करंट को क्या करता है, वो अपोज करता है। कैसे अपोज करता है, एक बैक ईएमएफ इंड्यूस्ड करके। ठीक है ना, जैसे देखो ये आपका कॉइल है, ये आपका कॉइल है ना, और इस कॉइल में से हम क्या करते हैं, करंट पास करते हैं और उस करंट के मैग्नीट्यूड को चेंज करते हैं। तो एज यू नो अगर यहाँ पे करंट पास करेंगे बेटा तो ये क्या बनेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा इस तरीके से। अगर आप यहाँ पे करंट के वैल्यू को चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो आपका फ्लक्स चेंज होगा। जब फ्लक्स चेंज होगा तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ या अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ कि अगर इस कॉइल से जो फ्लक्स लिंक कर रहा है, अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये चेंज इन फ्लक्स को अपोज करेगा, उसका विरोध करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा भैया। अच्छा, रोकने की अगर कोशिश कर रहा है तो उस केस में क्या करेगा, इसी कॉइल के अंदर ये अपने अपोजिट डायरेक्शन में एक बैक ईएमएफ इंड्यूस्ड करेगा। तो वही कह रहा है कि इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इन इटसेल्फ, अपने आप में वो एक ईएमएफ इंड्यूस करेगा जिसको बैक ईएमएफ भी हम बोलते हैं। अच्छा, आगे क्या करें, दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑल्सो कॉल्ड बैक ईएमएफ। अच्छा, लिख दिया यहाँ पे इन्होंने कहा है कि बैक ईएमएफ हम इसको बोलते हैं। व्हेन द करंट इज इन अ कॉइल इज स्विच ऑन देन द सेल्फ इंडक्शन अपोज। क्या कह रहा है, व्हेन द करंट इन द कॉइल इज स्विच ऑन, जब कॉइल में करंट को स्विच ऑन करते हैं मतलब करंट को हम पास करते हैं, तो इस केस में सेल्फ इंडक्शन
स्विच ऑन देन द सेल्फ इंडक्शन अपोज द ग्रोथ ऑफ करेंट। मतलब जो करंट में जो ग्रोथ हो रहा है, मतलब करंट का जो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, उस चेंज को अपोज करता है कौन? सेल्फ इंडक्शन। तो एज यू नो कि सर्किट में जब हम करंट पास करेंगे, जैसे हम सर्किट को ऑन करेंगे यहां से, जैसे सर्किट में करंट पास होगा, तो एज यू नो करंट जब पास होगा तो करंट का वैल्यू धीरे 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 मतलब जीरो से लेकर मैक्सिमम वैल्यू तक क्या होगा? वो इंक्रीज करेगा, ग्रोथ करेगा, इंक्रीज करेगा। जब करंट इंक्रीज होगा, करंट चेंज होगा, तो उस चेंज इन करंट को अपोज करेगा कौन? सेल्फ इंडक्शन अपोज करेगा। अगेन व्हेन इट इज स्विच ऑफ, जब स्विच ऑफ करेंगे तो सर्किट में करंट मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम से कहां पे आएगा? जीरो पे। जब मैक्सिमम से जीरो पे, तो जंप करके तो नहीं आ सकता कि मैक्सिमम है फिर जीरो आ गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। वो मैक्सिमम से फिर धीरे धीरे रिड्यूस होते होते कहां पे पहुंचेगा? जीरो पे पहुंचेगा। तो उस केस में देन द सेल्फ इंडक्शन अपोज द डीके ऑफ द करंट। मतलब करंट जो रिड्यूस हो रहा है, उस रिड्यूस करंट को फिर से क्या कर रहा है? वो अपोज कर रहा है कि करंट उसमें कम ना हो जाए, इसलिए करंट के डायरेक्शन में क्या करेगा? एक ईएमएफ इंड्यूस्ड करेगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये सेल्फ इंडक्शन की फिनोमेना है और इस पे बेस देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या दे रखा है आपका। तो यहां पे क्वेश्चन है द डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्शन एल इज। सेल्फ इंडक्शन एल का डायमेंशन क्या है? बताओ जल्दी से। ये ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, ऑप्शन ए, बी और सी। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो यहां पे और बड़ा कर देता हूं मैं इसको। हाँ, अब बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका? ए, बी, सी, डी, चार ऑप्शंस आपके पास दे रखे हैं। सेल्फ इंडक्शन एल इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? सेल्फ इंडक्शन एल इज इक्वल टू व्हाट? जल्दी से बताओ। देखो ईएमएफ ई इज इक्वल टू होता है माइनस एल डी आई ओवर डी टी। इसी से निकालो ईएमएफ इज व्हाट? डब्ल्यू बाई क्यू। ये डब्ल्यू बाई क्यू होता है इज इक्वल टू माइनस एल डी आई ओवर डी टी। मैं आपको पूरा बता रहा हूं किस तरीके से निकालोगे। ईएमएफ मतलब वोल्टेज डब्ल्यू बाई क्यू होता है। तो डब्ल्यू का यूनिट क्या होता है बेटा? डब्ल्यू आपका हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। क्यू आपका हो जाएगा ए टी इज इक्वल टू एल आपको निकालना है डी आई का हो जाएगा ए और टी का हो जाएगा टी। क्या जाएगा? टी। तो यहां से एल का डायमेंशन क्या हो जाएगा? एल इज इक्वल टू हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी का इसके मल्टीप्लाई करो तो टी की पावर माइनस वन, ये इसके डिवाइड में जाएगा तो ए स्क्वायर और टी, ए स्क्वायर और टी। या आप यहां से टी कैंसिल कर दो, टी से टी कैंसिल कर दो। यहाँ पे पावर आपका कितना बचेगा? माइनस का टू बचेगा। तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस टू, ए माइनस टू। देखो ऑप्शन नंबर कौन सा सही आ रहा है? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस टू, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो ये सेल्फ इंडक्शन का डायमेंशन हो जाएगा। तो कभी कभी इनलॉजिकल क्वेश्चंस भी पूछ देते हैं, इसका इसके साथ कोई रिलेशन ही नहीं था, फिर भी पूछ दिया उन्होंने क्वेश्चन। देखो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 67। क्या कह रहे हैं भाई? क्वेश्चन कह रहे था इंडक्टर हैज इंडक्टेंस 0.54 हेनरी एंड कैरीज अ करंट दैट इज डिक्रीजिंग at a uniform rate 0.03 एम्पियर पर सेकेंड देन इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब इक्वेशन हमने लिखा था इंड्यूस्ड ईएमएफ का, E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई ओवर डी टी। एल आपका देगा 0.54 इंटू, देखो क्या कह रहे? कैरीज अ करंट दैट डिक्रीज एट यूनिफॉर्म रेट, जो कि कह रहा है डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। तो डिक्रीजिंग रेट को किससे शो करेंगे? नेगेटिव से शो करेंगे। क्या शो करेंगे? नेगेटिव से। तो माइनस 0.03, तो मल्टीप्लाई कर दो। 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1 4 सॉरी 5 इंटू 3 15, 15 प्लस 1 16 हो जाएगा ये 16। 1 2 3 4 1 2 3 4 माइनस माइनस आपका क्या जाएगा? प्लस हो जाएगा। जब 1.6 आ रहा है ना, ये ऑप्शन नंबर सी 1.62 इंटू 22 माइनस का 2 उसको कन्वर्ट कर लेना उसमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है भैया? ओ भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 68? कह रहा है इन 0.2 सेकेंड द करंट इन अ कॉइल इंक्रीज फ्रॉम 1.5 एम्पियर टू 2.5 एम्पियर। इफ इंडक्टेंस ऑफ दिस कॉइल इज 60 मिली हेनरी then induced current in an external resistance of 3 ohm, है ना? तो कह रहे कि एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 3 ओम का, तो उसमें कितना करंट इंड्यूस्ड होगा भैया? ये बता दो कितना करंट है इंड्यूस्ड होगा। तो एज यू नो ईएमएफ ई इज इक्वल टू क्या होता है? आई इंटू आर।
या सिंपली आप यहां पे लिखो करंट I इज इक्वल टू वॉट, EMF बाय R। तो 1 बाय R EMF क्या जाएगा, माइनस का L DI ओवर DT, माइनस का DI ओवर DT या डेल्टा I अपॉन डेल्टा T भी आप लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो, डेल्टा I ओवर डेल्टा T भी आप लिख सकते हो। तो माइनस L देखो कितना है, 60 मिली हेनरी है। तो ये आपको लिखो 60 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3 डिवाइडेड बाय R कितना है बेटा, देखो 3 ओम है, ये R हो जाएगा। अच्छा, चेंज इन करंट, करंट कितना चेंज हुआ है, देखो पहले था 1.5, फिर हो गया 2.5, कितना चेंज हुआ, 1 एम्पियर चेंज हुआ। तो 1 कितना चेंज हुआ, 1 कितने सेकंड में चेंज हुआ, 0.2 सेकंड में चेंज हुआ, ये ना टाइम दे रखा 0.2 सेकंड में इतना चेंज हुआ। तो देखो सिंपल पॉइंट हटा दो, 0 आ जाएगा, डिवाइड कर दो 5, 2 3 से इसको डिवाइड करो कितना आएगा 20, 20 इंटू 5 कितना जाएगा 100, तो माइनस का 100 माइनस छोड़ दो यहाँ से, 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3, तो आएगा 0.1 एम्पियर। इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे 10 टू द पावर 2, ये माइनस का 3, तो माइनस का 1 बचेगा, तो इसका मतलब 0.1 एम्पियर। तो ये इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बहुत बढ़िया, गजब, सुंदर, लाजवाब, बेहतरीन। आ जाओ अब यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका दे रखा है, ये दे रखा बॉटल डायनमो। आपने देखा होगा बचपन में बच्चे क्या करते थे ना, जो है एक साइकिल में एक मोटर लगा देते थे, उसको उसके साइकिल के व्हील के साथ कनेक्ट कर दिया, और जब साइकिल चलाते थे तो वो मोटर उल्टा घूमता था, और जैसे अब उस मोटर के साथ अगर आप एक LED बल्ब को या किसी बल्ब को कनेक्ट कर दोगे तो बल्ब जो है वो ग्लो करने लगता है। तो उसको हम बोलते हैं बॉटल डायनमो। ठीक है, तो सिंपली एक स्मॉल जनरेटर होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, जनरेट करता है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बॉटल डायनमो इज अ स्मॉल जनरेटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी टू पावर टू बाईसाइकिल लाइट। बाईसाइकिल के लाइट को पावर प्रोवाइड करने के लिए एक छोटा सा स्मॉल जनरेटर हम यहाँ पे यूज करते हैं। इट इज नॉट अ डायनमो, ये डायनमो नहीं है। डायनमो जनरेट डीसी बट बॉटल डायनमो जनरेट एसी। कह रहे हैं जो डायनमो है वो डीसी जनरेट करता है, बट जो बॉटल डायनमो है वो एसी जनरेट कर रहा है। नेबर मॉडल्स आर नाउ अवेलेबल विद द रेक्टिफायर। ठीक ना, न्यूअर मॉडल आर नाउ अवेलेबल विद अ रेक्टिफायर। जो न्यू मॉडल्स आ रहे हैं वो एक रेक्टिफायर्स उसमें उसके साथ कनेक्ट होता है। रेक्टिफाई क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। अवेलेबल डीसी कैन पावर द लाइट एंड स्मॉल इलेक्ट्रिक गैजेट। अब जो है जब उसको रेक्टिफाई करेंगे तो जो रेक्टिफाई करने का जो डीसी अवेलेबल होगा वो किसी एक छोटे से लाइट को या कोई एक इलेक्ट्रिकल गैजेट को क्या कर सकता है, वो उसको रन कर सकता है, चला सकता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज साइड वॉल जनरेटर सिंस इट ऑपरेट यूजिंग अ रोलर प्लेस्ड ऑन साइड वॉल ऑफ बाईसाइकिल टायर। ठीक ना, इसको हम साइड वॉल जनरेटर भी बोलते हैं क्योंकि इसको जब कनेक्ट किया जाता है साइकिल के रोलर से तो एक साइड वॉल के साथ उसको क्या करा जाता है, कनेक्ट किया जाता है बाईसाइकिल के टायर के साथ। ठीक है, व्हेन द बाईसाइकिल इज इन मोशन, जब बाईसाइकिल आपको क्या होता है, मोशन में होता है, द डायनमो रोलर इज एंगेज्ड एंड इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेट। तो जब बाईसाइकिल मूव करते हैं तो बाईसाइकिल की हेल्प से जो डायनमो की जो कॉइल है उस कॉइल को रोलर्स की हेल्प से क्या करा जाता है, रोटेट करा जाता है, और जैसे वो रोटेट करता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। एज द टायर स्पिन द रोलर, है ना, वो टायर जो है वो रोलर को क्या करेगा, स्पिन करेगा, मतलब उसको घुमाएगा। व्हेन एंगेज्ड अ डायनमो requires the bicycle rider exert one more effort to maintain the given speed than would otherwise be necessary when the dynamo is not present or disengaged। ठीक है, बॉटल डायनमोस कैन बी कंप्लीटली डिसएंगेज्ड, है ना। तो अगर बॉटल डायनमो को डिसएंगेज कर देंगे तो वो ऑपरेट नहीं करेगा। तो गिवन स्पीड देन वुड अदरवाइज बी नेसेसरी व्हेन द डायनमो इज नॉट प्रेजेंट और डिसएंगेज्ड। अच्छा, एक ही लाइन को दोबारा रिपीट कर दिया उन्होंने। ठीक ना, बॉटल डायनमोस कैन बी कंप्लीटली डिसएंगेज ड्यूरिंग द डे टाइम व्हेन द साइकिल लाइट इज नॉट इन यूज, है ना। जब साइकिल की लाइट को यूज नहीं करना है तो डायनमो को हम क्या करते हैं, साइकिल से डिसएंगेज कर देते हैं, उससे हटा देते हैं उसका कनेक्शन, ताकि अननेसेसरी जो है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ना हो। इन वेट कंडीशन द रोलर ऑन द बॉटल डायनमो कैन स्लिप अगेंस्ट द सरफेस ऑफ द टायर। अगर
वेट कंडीशन होगा मतलब वो गीला होगा तो वो स्लिप कर जाएगा। जो रोलर है, रोलर के थ्रू जब हम डायनेमो को रोटेट करेंगे तो रोलर जो है उसके ऊपर क्या करेगा, स्लिप हो जाएगा। ठीक है, विच इंटरप्ट द इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, और वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रहा है उसको इंटरप्ट कर देगा, उसको रोक देगा। दिस कॉज द लाइट टू गो आउट इंटरमिडिएटली होगा ये, ठीक ना। तो इसलिए क्या होगा, लाइट को क्या कर देगा, बुझा देगा, बुझ जाएगा, वो चलेगा नहीं क्योंकि डायनेमो आपका डिस्कनेक्ट हो चुका है। अब यहां पे आ जाओ, क्वेश्चंस पे बेस्ड क्या क्या पूछा है। वाई बॉटल डायनेमो इज नॉट अ डायनेमो, है ना। कह रहे कि बॉटल डायनेमो डायनेमो क्यों नहीं है, क्योंकि बॉटल डायनेमो आपका एसी जनरेट करता है और डायनेमो आपका डीसी जनरेट करता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इट जनरेट एसी ओनली। क्या जनरेट करता है, ये एसी जनरेट करता है, इसलिए हम इसको डायनेमो नहीं बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि डायनेमो आपका डीसी करंट जनरेट करता है। अच्छा, कैन यू रिचार्ज द बैटरी ऑफ योर मोबाइल फोन विद द हेल्प ऑफ बॉटल डायनेमो। कह रहे कि आप बॉटल डायनेमो का यूज करके क्या आप फोन की बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, है ना। तो देखो, बॉटल डायनेमो जो है आपका क्या है, एसी करंट जनरेट करेगा बेटा, और एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि बैटरी अगर आपको चार्ज करना है, कोई भी बैटरी हो, चाहे आपका फोन की बैटरी हो या नॉर्मल बैटरी हो, अगर आप उसको चार्ज करोगे तो उस केस में क्या होना चाहिए, आपके पास डीसी सोर्स होना चाहिए। डीसी ही चार्ज कर सकता है बैटरी को। तो आपके पास एसी है, डायनेमो एसी मतलब जो बॉटल डायनेमो वो एसी जनरेट करेगा, एसी को सबसे पहले डीसी में कन्वर्ट करेंगे, और डीसी में कन्वर्ट करने के लिए यहां पे हम क्या यूज करेंगे, रेक्टिफायर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, रेक्टिफायर यूज करेंगे। तो रेक्टिफायर क्या करेगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, फिर डीसी से हम बैटरी चार्ज कर सकते हैं। तो यहां पे लिखेंगे यस व्हेन अ रेक्टिफायर इज यूज्ड। जब एक रेक्टिफायर यूज्ड होगा तब हम बैटरी को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। यस, बिल्कुल। अच्छा, बॉटल डायनेमो जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। बॉटल डायनेमो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। कब, व्हेन फ्यूल इज पोर्ड इन द बॉटल, नहीं, बिल्कुल बॉटल में फ्यूल हम डालते ही नहीं है। When the bicycle is in motion, when it is mounted properly, when the wind blow, हाँ, ये ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, when cycle is in motion। जब साइकिल मोशन में होता है और एक अच्छी खासी स्पीड होती है साइकिल की, तब जाके आपका बॉटल डायनेमो क्या जनरेट करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। अगर आपसे यहाँ पे पूछे कि कौन से एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी जो है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये क्वेश्चन भी इसमें आपका ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो बल्ब ऑफ बाइसाइकिल लाइट ग्लो, ठीक ना। जो बाइसाइकिल के जो लाइट है वो ग्लो करता है विद एसी सप्लाई ओनली, विद डीसी सप्लाई ओनली, बोथ एसी एंड डीसी सप्लाई ओनली व्हेन एसी सप्लाई इज रेक्टिफाइड। तो ऑप्शन नंबर डी, जब एसी सप्लाई को क्या करा जाएगा, रेक्टिफाई किया जाएगा, रेक्टिफाई करके उसको डीसी में कन्वर्ट किया जाएगा, तब जाके बाइसाइकिल का जो बल्ब है वो आपका ग्लो करेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एडवांटेज ऑफ न्यूअर मॉडल ऑफ बॉटल डायनेमो, ठीक ना। कह रहे कि इसमें से एक जो न्यूअर आपका बॉटल डायनेमो आ रहा है, जो न्यूएस्ट आ रहा है, नए नए जो बॉटल डायनेमोज आ रहे हैं, उसके क्या एडवांटेज नहीं है इसमें से, वो आपको बताना है। वर्क इंटरमीडिएटली व्हेन इट रोलर स्पिन ऑन, स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कैन बी चार्ज्ड, यस बिल्कुल हो सकता है। कैन बी इजीली डिसएंगेज ड्यूरिंग द डे टाइम, यस बिल्कुल। रिक्वायर्ड नो फ्यूल्स, नो फ्यूल्स की मतलब फ्यूल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, ठीक ना, क्योंकि जब स्लिप हो जाएगा, रोलर आपका स्लिप करेगा, तो उस केस में ये वर्क करना बंद कर देगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, क्योंकि नॉट एडवांटेज पूछा था ना, नॉट एडवांटेज पूछा था, तो ये हो जाएगा। तो अगर आपको यहां पे चूज करना है तो ऑप्शन नंबर ए को आप क्या करोगे, चूज करोगे, ठीक है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग पे बेस्ड क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग क्या कह रहा है, टेक टू हॉलो थिन सिलिंड्रिकल पाइप्स ऑफ इक्वल इंटरनल डायमीटर। कह रहे कि दो हॉलो सिलेंडर ले लो जिसका इक्वल डायमीटर है, इक्वल इंटरनल डायमीटर, जिनका दोनों का इक्वल इंटरनल डायमीटर है, मेड ऑफ एल्यूमिनियम एंड पीवीसी, ठीक है ना। एक एल्यूमिनियम का हो जाए और आप एक आपका पीवीसी का हो, ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली। फिक्स देम वर्टिकली विद द क्लैंप ऑन रेटोट स्टैंड
और इसको क्या करें, वर्टिकली जो है एक स्टैंड के ऊपर, रेटेड स्टैंड के ऊपर इसको क्या करें, फिक्स कर दे। और स्मॉल cylindrical magnet having diameter slightly smaller than the inner diameter of pipe and dropped it through each pipes in such a way that the magnet doesn't touch the slides of the pipes during its fall। तो अब क्या करें कि एक छोटा सा डायमीटर, एक छोटा सा मैग्नेट लेते हैं जिसका डायमीटर पाइप के डायमीटर से क्या है, छोटा है, और हमने इसको वर्टिकली इस तरीके से हैंग किया और उसको हम इसके मिड में क्या करेंगे, इसको इस तरीके से फॉल करेंगे ताकि मैग्नेट का जो वॉल है वो पाइप के बॉल से कनेक्ट ना हो, ठीक है। सच अ वे दैट द मैग्नेट डज नॉट टच द साइड ऑफ द पाइप्स ड्यूरिंग इट्स फॉल। जब उसको फॉल करेंगे तो वॉल के साथ वो टच नहीं करना चाहिए। विल ऑब्जर्व दैट द मैग्नेट ड्रॉप्स थ्रू पीवीसी पाइप टेक्स सेम टाइम टू कम आउट ऑफ द पाइप एज it would take when drops through the same height without the pipe, है ना। तो कह रहे कि दो मैग्नेट लो, एक तो पाइप के अंदर डालो और एक को आप वैसे ही फ्रीली फॉल करो। अब दोनों को ऑब्जर्व करके दोनों सेम टाइम ले रहा है, सेम हाइट से नीचे तक, मतलब अर्थ पे फॉल होने में दोनों का टाइम पीरियड क्या सेम हो रहा है। जब उसको नीचे से गिराएंगे, जब वो अर्थ को टच करेगा तो क्या सेम टाइम में वो टच करेगा या दोनों के टाइम ड्यूरेशन में कोई डिफरेंस है, वो ऑब्जर्व करने के लिए कह रहा है। नाउ इंस्टेड ऑफ पीवीसी पाइप यूज अ एल्यूमिनियम पाइप। कह रहे हैं अब पीवीसी पाइप की जगह आप एक एल्यूमिनियम पाइप यूज करो। क्या यूज करो, एक एल्यूमिनियम की पाइप यूज करो, ठीक है। नोट द टाइम इट टेक टू कम आउट द पाइप इन ईच केस। और दोनों के केस में, पीवीसी पाइप में और एल्यूमिनियम के केस में, दोनों के केस में जब मैग्नेट उसमें से फॉल करेगा, नीचे गिरेगा, तो उसका टाइम पीरियड आपको ऑब्जर्व करने के लिए कह रहा है कि टाइम पीरियड यहां पे ऑब्जर्व करो। विल सी दैट द मैग्नेट टेक्स मच लॉन्गर टाइम इन केस ऑफ एल्यूमिनियम पाइप। और कह रहे कि ये ऑब्जर्व किया गया है कि जब एल्यूमिनियम पाइप के अंदर से मैग्नेट नीचे गिरता है तो वो ज्यादा टाइम लेता है एज कंपेयर देन पीवीसी पाइप। पीवीसी पाइप के कंपैरिजन में एल्यूमिनियम का जो पाइप होता है उसमें से अगर मैग्नेट को अगर आप फॉल करोगे तो वो ज्यादा टाइम लेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक ना। दिस इज व्हाई इज इट सो। कह रहे ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए है, इट इज ड्यू टू द एडी करेंट दैट आर जनरेट इन द एल्यूमिनियम पाइप विच अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। कह रहे ऐसा इसलिए है क्योंकि जब कॉइल के अंदर से, मतलब पीवीसी पाइप, एल्यूमिनियम पाइप के अंदर से जब मैग्नेट को हम मूवमेंट देंगे, मैग्नेट को जब हम नीचे फॉल करेंगे, मैग्नेट मूव करेगा, एक चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। इससे क्या होगा कि उसके वॉल से जो फ्लक्स लिंक करेगा, किसके वॉल से, जो एल्यूमिनियम पाइप के वॉल से जब फ्लक्स लिंक करेगा वो चेंज होगा, तो उसकी वजह से उस वॉल के पाइप के वॉल पे क्या होगा, एक एडी करंट जनरेट होगा जो उस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कौन कर रहा है, मैग्नेट का मोशन, तो इसलिए मैग्नेट के मोशन को क्या करेगा, वो अपोज करेगा। मतलब इंड्यूस्ड करंट, जो हमारा एडी करंट है वो ये नहीं चाहेगा कि पीवीसी एल्यूमिनियम कॉइल के अंदर से जो आपका मैग्नेट मूव कर रहा है वो मैग्नेट मूव करे, वो रुक जाए, तो उसको रोकने की कोशिश करेगा, मतलब उसको अपोज करने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब है द मोशन ऑफ मैग्नेट रिटार्डिंग फोर्स ड्यू टू एडी करंट इनहेबिट्स द मोशन ऑफ मैग्नेट, ठीक है। तो इसलिए यहां पे क्या करेगा, ये मैग्नेट के मोशन को रिटार्ड करने की कोशिश करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा, उसको अपोज करेगा उसके मोशन का। तो सच फिनोमेना आर रेफर्ड टू एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। तो कह रहे ये जो फिनोमेना है, इस फिनोमेना को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। नोट दैट द एडी करंट आर नाउ जनरेटेड इन पीवीसी पाइप एज इट इज मटेरियल इज एन इंसुलेटर। तो पीवीसी पाइप के अंदर क्योंकि एडी करंट जनरेट नहीं होगा तो वहां पे कोई अपोजिशंस नहीं होगा, तो वो इजिली फ्रीली फॉल कर जाएगा। वेयर्स एल्यूमिनियम इज अ कंडक्टर। तो ये जो इफेक्ट है, दिस इफेक्ट वॉज डिस्कवर्ड बाय फिजिसिस्ट फोको, है ना। फोको ने जो है इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था 1819 से लेकर 1868 तक उनका लाइफ पीरियड था। तो इस बीच में उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को करा और ये जो फिनोमेना है इसको उन्होंने ऑब्जर्व किया। अच्छा, इस पे बेस्ड कौन सा क्वेश्चन, इस पे बेस्ड कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, तो एडी करंट इज जनरेट इन अ सिंपल, किस पे जनरेट होगा, मेटेलिक पाइप पे जनरेट होगा, ना तो ग्लास पे जनरेट होगा, ना पीवीसी पे जनरेट होगा, ना वुडन पाइप पे जनरेट होगा, कहां पे, मेटल पे जनरेट होगा। यस, एडी करंट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय
एडी करंट को सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था? फूको ने ऑब्जर्व किया था। फूको पढ़ता है इसको, ठीक ना, फूको ने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था। यस, ठीक है। नेक्स्ट करें, व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग क्या है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग मींस व्हाट? दैट इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ड्यूरिंग द पासेस ऑफ अ मैग्नेट थ्रू अ मेटल पाइप। नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो नहीं होता है, तो ये इनकरेक्ट है। चेंज द डायरेक्शन ऑफ propagations of electromagnetic waves, नहीं, electromagnetic waves नहीं। change of the frequency of waves due to the, नहीं, the slowdown of motion of magnet moving through a metal pipe due to electromagnetically induced current। electromagnetically induced current मतलब एडी करंट। तो यहां पे क्या करें? the slowdown of motion of magnet। yes, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, slowdown of motion of magnet through a metal। देखो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7. To observe electromagnetic damping, a magnet would be dropped through the metal pipe and the magnet should not touch inner wall of the pipe. ठीक है ना, the magnet should touch the inner wall of the pipe. It does not matter whether the magnet touch and inner wall of the pipe or not, or the magnet should be larger in size than the diameter of pipe। नहीं, ये सारे ऑप्शंस गलत हैं। टच नहीं करना चाहिए, डायमीटर भी अगर बड़ा होगा तो वो अंदर से जाएगा ही नहीं, पाइप के अंदर डालोगे तो घुसेगा ही नहीं उसके अंदर वो मूव ही नहीं करेगा, तो इसलिए डायमीटर तो छोटा होना चाहिए। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये भी आपका रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, द मैग्नेट शुड नॉट टच इनर बॉल ऑफ द पाइप, क्योंकि अगर वो इनर बॉल के साथ टच कर गया वो चिपक जाएगा उसके साथ। अगर चिपक जाएगा तो नीचे ही नहीं गिरेगा, आपको लगेगा गायब हो गया वो। और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो, अ पीस ऑफ वुड एंड अ बार मैग्नेट ऑफ सेम डायमेंशन इज ड्रॉप्ड थ्रू अ एल्यूमिनियम पाइप, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कह रहे कि एक वुड और एक बार मैग्नेट दोनों को सेम डायमीटर के, जिनका सेम डायमेंशन मतलब साइज सेम है, सेम साइज है, मास सेम है, वॉल्यूम सेम है, लेंथ ब्रेथ सब कुछ सेम है, उसको ड्रॉप करते हैं एक एल्यूमिनियम पाइप के अंदर से। एक हमने एल्यूमिनियम का पाइप ले लिया यहाँ पे, और एल्यूमिनियम का पाइप पे यहाँ से हम इसको क्या करते हैं? नीचे ड्रॉप करते हैं। तो कह रहे कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होगा? तो देखो, द पीस ऑफ वुड विल टेक मोर टाइम टू कम आउट फ्रॉम द पाइप। कह रहे कि जो वुड का ब्लॉक है वो ज्यादा टाइम लगेगा पाइप से बाहर आने में। द बार मैग्नेट विल टेक मोर फिट एंड नहीं, यहाँ पे टाइम होगा, टाइम टू कम आउट द पाइप। कह रहे हैं जो बार मैग्नेट है उसको ज्यादा टाइम लगेगा उस पाइप से बाहर आने में। बोथ विल टेक सेम टाइम टू कम आउट द पाइप। कह रहे दोनों सेम टाइम में आ जाएगा, और द टाइम रिक्वायर्ड विल डिपेंड ऑन द मास ऑफ वुडन पीस एंड द मास ऑफ द बार मैग्नेट। ये तो पहले कहा है कि डायमेंशन इक्वल है, सारी चीजें इक्वल है, तो ये तो इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि बार मैग्नेट को जो है ज्यादा टाइम लगेगा उस पाइप से बाहर आने में, क्योंकि जब मैग्नेट मूव करेगा मेटल पाइप के अंदर तो वो एक एडी करंट जनरेट करे, एडी करंट उसके मोशन को अपोज करेगा। जब मोशन को अपोज करेगा तो इसका मतलब उसका मोशन रिटार्डिंग हो जाएगा, रिटार्डिंग मोशन हो जाएगा। जब रिटार्डिंग मोशन होगा तो वो लेट बाहर आएगा, इसलिए वो ज़्यादा टाइम लगेगा, इट विल टेक मोर टाइम। ठीक है, तो इसी के साथ ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा। और हमारे सारे स्लाइड्स भी खत्म हो गए। करीब हमने 6-7 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो है इस सेशंस के अंदर हमने डिस्कस किया है। आई होप आपको सारे केस स्टडी बेस्ड जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे समझ में आ गए। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग एंड वंडरफुल वीडियो के साथ। नेक्स्ट चैप्टर किस वीडियो पे नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर पे आपको चाहिए, किस चैप्टर पे आपको एमसीक्यूज चाहिए, तो उस चैप्टर का नेम आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। उस पर्टिकुलर चैप्टर पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे एमसीक्यूज बेस्ड। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग एंड जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।